रुको, इसे देखो, ये एक बैंक नोट है, $100 ट्रिलियन का नोट। इसे एक असली सरकार ने असली कागज पर छापा था और लोगों को दिया था। लेकिन जब लोग इस नोट को लेकर दुकान पर सामान खरीदने गए, तब उन्हें पता चला कि इससे राजधानी में बस का टिकट भी नहीं खरीदा जा सकता। ये नोट आज भी मौजूद है, बिल्कुल असली है। आप इसे अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। कई संग्रहालयों में ये रखा हुआ है और कलेक्टर इसे ईबे पर बेचते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि आज ये नोट एक दुर्लभ चीज होने की वजह से उस समय की अपनी असली कीमत से भी ज्यादा मूल्यवान है। और सबसे बड़ी बात, जिस देश ने ये नोट छापा वो किसी युद्ध की वजह से बर्बाद नहीं हुआ, न ही किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से, न किसी विदेशी हमले की वजह से, और न ही किसी ऐसी महामारी की वजह से जिसने आधी आबादी खत्म कर दी हो। वो देश सिर्फ एक फैसले की वजह से बर्बाद हुआ, एक राजनीतिक फैसला। ऐसा फैसला जिसे इतिहास की एक बड़ी नाइंसाफी को ठीक करने का तरीका बताया गया था। लेकिन उसी फैसले ने कुछ ही समय में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। कई सालों तक जिम्बाब्वे की सरकार लोगों से एक आसान समाधान का वादा करती रही। जमीन वापस ले लो और गोरे किसानों को वहां से हटा दो। इन खेतों को उन लोगों में बांट दो जो इनके असली हकदार हैं। ये सुनने में न्याय जैसा लगता था। ऐसा लगता था कि इससे उपनिवेशवाद के समय का पुराना घाव हमेशा के लिए भर जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ये फैसला आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक तबाहियों में से एक बन गया। खेती बर्बाद होने लगी, खाद्यान्न उत्पादन तेजी से गिर गया, महंगाई इतनी बढ़ गई कि देश की मुद्रा लगभग बेकार हो गई। हालात ऐसे हो गए कि सरकार को सैकड़ों ट्रिलियन डॉलर के नोट छापने पड़े, क्योंकि कीमतें लगभग हर 24 घंटे में दोगुनी हो रही थीं। और आज सालों तक सच्चाई से इनकार करने और दशकों तक नुकसान झेलने के बाद जिम्बाब्वे की सरकार एक कड़वी हकीकत का सामना कर रही है। जिन किसानों को कभी देश से निकाल दिया गया था, अब वही इस संकट से बाहर निकालने की उम्मीद माने जा रहे हैं। ये कहानी है उस देश की जिसने अपने सबसे बड़े सहारे को खुद ही खत्म कर दिया। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? चलिए उस समय चलते हैं जब सब कुछ ठीक था। 1980 और 1990 के दशक में जिम्बाब्वे की खेती पूरे अफ्रीका की सबसे बेहतरीन कृषि व्यवस्थाओं में गिनी जाती थी। ये सिर्फ एक सामान्य खेती नहीं थी, बल्कि दुनिया के बेहतरीन कृषि तंत्रों में से एक थी। यहाँ उगाया जाने वाला तंबाकू चीन से लेकर यूरोप तक के बाजारों में बहुत पसंद किया जाता था। देश में इतना मक्का पैदा होता था कि पड़ोसी देशों की जरूरतें भी पूरी हो जाती थीं। यहाँ सिंचाई की मजबूत व्यवस्था थी, फसल को सुरक्षित रखने की सुविधाएं थीं, किसानों और खरीदारों के बीच बेहतर नेटवर्क था, पशुओं के इलाज और देखभाल की अच्छी व्यवस्था भी मौजूद थी। यानी खेती से जुड़ी लगभग हर सुविधा विकसित थी। आंकड़े भी यही बताते हैं। 1990 के दशक के आखिर में देश की कुल विदेशी कमाई का लगभग 30 से 50% हिस्सा सिर्फ कृषि से आता था। यानी देश में आने वाले हर $2 में से लगभग $1 खेती से आता था। इतना ही नहीं, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले लगभग 60% कच्चे माल की आपूर्ति भी खेती से होती थी। यानी फैक्ट्री हो, मिल हो या कोई प्रोसेसिंग यूनिट, सबकी शुरुआत खेतों से होती थी। खेतों से अनाज पैदा होता था, अनाज से निर्यात होता था, निर्यात से विदेशी मुद्रा आती थी, उसी विदेशी मुद्रा से देश की अर्थव्यवस्था चलती थी। सरकारी सेवाओं का खर्च उठाया जाता था, शिक्षकों, नर्सों और सैनिकों को वेतन मिलता था। यानी पूरे देश की व्यवस्था खेती पर टिकी हुई थी। यानी अगर इस पूरी व्यवस्था का एक हिस्सा टूटता तो धीरे धीरे पूरा सिस्टम बिखर सकता था। लेकिन इस सफलता के पीछे एक ऐसा घाव छिपा था जो कभी नहीं भरा, क्योंकि यह व्यवस्था बिल्कुल भी बराबरी वाली नहीं थी। जब 1980 में जिम्बाब्वे आजाद हुआ, तब देश की सबसे उपजाऊ खेती की जमीन का ज्यादातर हिस्सा गोरे किसानों के पास था। करीब 4400 गोरे किसान देश की लगभग 42% सबसे उपजाऊ, सिंचित और बेहतर खेती वाली जमीन के मालिक थे। वहीं दूसरी तरफ 7 लाख से ज्यादा अश्वेत परिवार बाकी बची जमीन पर रहते थे। ये जमीन अक्सर सूखी होती थी, खेती के लिए कठिन थी और वहां बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी। इस असमानता की शुरुआत करीब 100 साल पहले हुई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान 1930 के लैंड अपॉर्शनमेंट एक्ट के तहत अश्वेत अफ्रीकियों को तय किए गए इलाकों के बाहर जमीन खरीदने की अनुमति नहीं थी। देश की सबसे उपजाऊ और सबसे अच्छी कृषि भूमि सिर्फ गोरे बसने वालों के लिए सुरक्षित कर दी गई थी। जब जिम्बाब्वे आजाद हुआ, तब जमीन का बंटवारा सिर्फ असमान नहीं था, ये कई पीढ़ियों से चले आ रहे अन्याय की निशानी बन चुका था। इसी वजह से जमीन सुधार की मांग कोई बनाई हुई कहानी नहीं थी। ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा भी नहीं था, ये करोड़ों जिम्बाब्वे वासियों की पुरानी और सच्ची शिकायत थी। उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया था, लेकिन फिर भी देश की सबसे अच्छी खेती वाली जमीन उनके लिए बंद थी।
यही तनाव नए देश की शुरुआत से ही उसके अंदर मौजूद था। नई सरकार ने इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की। 1980 के दशक में उसने एक ऐसी नीति अपनाई जिसमें जो किसान अपनी जमीन बेचना चाहते थे, सरकार वही जमीन खरीदकर दूसरे लोगों को देने की कोशिश करती थी। सरकार गोरे किसानों से जमीन खरीदकर अश्वेत परिवारों को बसाने की कोशिश कर रही थी। इस योजना से कुछ सफलता भी मिली। हजारों परिवारों को नई जमीन पर बसाया गया, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी। देश की सबसे बड़ी, सबसे उपजाऊ और सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली जमीनें अब भी ज्यादातर पहले जैसे ही मालिकों के पास रहीं। समय बीतने के साथ यह समस्या और गहरी होती गई। देश पर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों की सरकार थी, लेकिन जमीन का बंटवारा अब भी औपनिवेशिक दौर जैसा ही दिखाई देता था। 1990 के दशक के आखिर तक हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया, और यहीं से सब कुछ बदलने लगा। 1997 तक राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे एक बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रहे थे। जिन युद्ध सैनिकों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और उनकी पार्टी ZANU-PF को सत्ता तक पहुंचाया था, वे अब वही जमीन मांग रहे थे जिसका वादा आजादी के समय किया गया था। स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने 50,000 युद्ध सैनिकों को एक बार में 50,000 जिम्बाब्वे डॉलर दिए। इसके साथ ही उन्हें हर महीने पेंशन भी दी जाने लगी। ये फैसला बिना किसी बजट की तैयारी के लिया गया। सरकार ने इसे अचानक लागू कर दिया और उसी दिन जिम्बाब्वे डॉलर की कीमत तेजी से गिर गई। फिर फरवरी 2000 में राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने नया संविधान जनता के सामने रखा। इसमें एक नियम था कि सरकार गोरे किसानों की जमीन बिना कोई मुआवजा दिए अपने कब्जे में ले सकती है, लेकिन जनता ने इस प्रस्ताव को वोट देकर खारिज कर दिया। मुगाबे ने यह फैसला स्वीकार नहीं किया। इसके बाद फास्ट ट्रैक लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू किया गया। युद्ध सैनिकों और सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों ने खेतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वे हथियारों से लैस थे। सब कुछ संगठित तरीके से हो रहा था। सरकार ने पुलिस को हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया। अदालत ने इन कब्जों को गैर कानूनी बताया, लेकिन सरकार ने अदालत के फैसलों को भी नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद हिंसा बढ़ती चली गई। अप्रैल 2000 में किसान डेविड स्टीवंस को बांध दिया गया, बुरी तरह पीटा गया और फिर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मार्टिन ओल्ड्स ने लगभग 3 घंटे तक अपने खेत की रक्षा की, लेकिन आखिरकार हमलावरों ने उनका घर जला दिया। एलन डन सिर्फ अपने खेत पर काम करने वाले मजदूरों को भुगतान करने लौटे थे, लेकिन उनकी भी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। साल 2000 से 2003 के बीच लगभग 4000 गोरे व्यावसायिक किसानों को उनकी जमीन से जबरन हटा दिया गया। लेकिन एक और बड़ी बात अक्सर लोगों की नजर से छूट जाती है। इसी दौरान 3,50,000 से ज्यादा खेत मजदूर, जिनमें ज्यादातर अश्वेत जिम्बाब्वे वासी थे, अपने घर और रोजगार दोनों से हाथ धो बैठे। वे ऐसी राजनीतिक लड़ाई के बीच फंस गए जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। सरकार ने इन जमीनों पर कब्जे को आर्थिक न्याय और उपनिवेशवाद से मुक्ति का कदम बताया। सरकार ने इसे लोगों को अधिकार देने का कदम बताया, लेकिन जब्त की गई ज्यादातर जमीन उन गरीब परिवारों को नहीं मिली जिन्हें सच में जमीन की जरूरत थी, बल्कि उसका बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति मुगाबे के करीबी लोगों और राजनीतिक सहयोगियों को दे दिया गया। इनमें से कई लोगों के पास खेती का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन असली समस्या सिर्फ ये नहीं थी कि जमीन किसे मिली। सबसे बड़ा नुकसान उन किसानों के जाने से हुआ जो वर्षों से इन खेतों को संभाल रहे थे। खेती सिर्फ जमीन, मौसम और बीज का नाम नहीं है। बड़े स्तर पर खेती करने के लिए ऐसे मजबूत सिस्टम की जरूरत होती है जिन्हें बनाने में कई दशक लग जाते हैं, जैसे अच्छी सिंचाई व्यवस्था, बैंकों से भरोसेमंद कर्ज की सुविधा, मशीनों और खाद की नियमित आपूर्ति, विदेशी खरीदारों के साथ लंबे समय से बने व्यापारिक समझौते, पशुओं की देखभाल की व्यवस्था, हर मौसम के अनुसार वित्तीय योजना और सबसे जरूरी खेती को सफल बनाने का वर्षों का अनुभव। एक खेत पर कब्जा तो कुछ दिनों में किया जा सकता है, लेकिन उसे सफलतापूर्वक चलाने का अनुभव छीनना या तुरंत हासिल करना संभव नहीं होता। यही वजह थी कि पूरी व्यवस्था एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकी। वह धीरे धीरे पूरी तरह बिखर गई। जरा सोचिए, जमीन पाने वाले नए लोगों की स्थिति कैसी रही होगी। उनमें से कई परिवार ऐसे थे जो वर्षों से इस मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वे खेतों पर पहुंचे तो उनके पास न पैसा था, न बैंक से कर्ज लेने की सुविधा, न खेती के उपकरण और न ही खरीदारों या सप्लायरों से कोई संबंध। धीरे धीरे सिंचाई व्यवस्था बंद होने लगी। विदेशों में सामान भेजने के समझौते टूट गए। पशुधन मरने लगा। बीज समय पर नहीं बोए गए और कई फसलें खेतों में ही बर्बाद हो गईं। जो बैंक पहले बड़े किसानों को कर्ज देते थे, वे भी मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि जिन जमीनों के बदले उन्होंने कर्ज दिया था, सरकार ने अब ऐलान कर दिया था कि वो उन जमीनों को कभी भी अपने कब्जे में ले सकती है। इसका असर पूरे बैंकिंग सिस्टम पर पड़ा। सालों में तैयार हुई जिम्बाब्वे की कृषि वित्त व्यवस्था कुछ ही समय में ठप पड़ गई। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई।
जब कोई सरकार किसी बड़े और सफल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेती है तो लोगों को सिर्फ दिखाई देने वाली चीजें नजर आती हैं, जैसे जमीन, इमारतें और मशीनें। इनका मालिक बदला जा सकता है, चाबियां किसी और को दी जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ सौंपा नहीं जा सकता, जैसे वर्षों का अनुभव, लोगों का भरोसा, व्यापारिक रिश्ते और ये समझ कि किसी खास मिट्टी और मौसम में सबसे अच्छी फसल कैसे उगाई जाए। ये सब उन किसानों के साथ ही चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। इसका असर विदेशी निवेश पर भी पड़ा। 1998 में जिम्बाब्वे में लगभग 44.4 करोड़ डॉलर का विदेशी निवेश आया था, लेकिन 2003 तक ये घटकर सिर्फ 38 लाख डॉलर रह गया, यानी निवेश लगभग पूरी तरह खत्म हो गया। देश की सबसे बड़ी नकदी फसल तंबाकू का उत्पादन भी बुरी तरह गिर गया। साल 2000 में जहां लगभग 22.8 करोड़ किलोग्राम तंबाकू पैदा होता था, वहीं 2008 तक ये घटकर सिर्फ 4.8 करोड़ किलोग्राम रह गया, यानी सिर्फ 8 साल में लगभग 80% की गिरावट। इसके बाद पूरे देश में खाद्यान्न संकट फैलने लगा। 2006 तक राहत एजेंसियों का अनुमान था कि 29 लाख से 50 लाख लोगों को जिंदा रहने के लिए भी खाद्य सहायता की जरूरत पड़ रही थी। जो देश कभी अपने पड़ोसी देशों को अनाज बेचता था, अब वही देश अपनी जरूरत का खाना भी बाहर से खरीदने को मजबूर हो गया। लेकिन यह तबाही की आखिरी सीमा नहीं थी, असल संकट अभी बाकी था। अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे एक राजनीतिक फैसला पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है, कैसे एक गलत फैसला वर्षों की मेहनत को मिटा सकता है, तो आगे की कहानी और भी चौंकाने वाली है। जिम्बाब्वे में इसके बाद जो हुआ उसे दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक संकटों में गिना जाता है। सरकार की आमदनी लगातार घट रही थी, खेती से होने वाला निर्यात लगभग खत्म हो चुका था। जो फैक्ट्रियां खेती पर निर्भर थीं, वे एक एक करके बंद होने लगीं। सरकार को टैक्स से मिलने वाली आय भी तेजी से कम हो रही थी। इसी बीच राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे की सरकार कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के युद्ध पर भी भारी खर्च कर रही थी। इस खर्च का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से छिपाया जा रहा था। हर महीने लगभग 2.5 करोड़ डॉलर का खर्च सही तरीके से नहीं बताया जा रहा था। इन सब समस्याओं का सामना करने के लिए मुगाबे ने एक फैसला लिया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसा छापने का आदेश दिया। हालांकि उनके सलाहकारों ने उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दी थी। अर्थशास्त्रियों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि ऐसा करने से देश बहुत बड़े संकट में फंस जाएगा, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। इसके बाद जो हुआ उस पर यकीन करना भी मुश्किल है। महंगाई पहले 2 अंकों में पहुंची, फिर 3 अंकों में, फिर 4 अंकों में और उसके बाद भी लगातार बढ़ती रही। नवंबर 2008 तक जिम्बाब्वे में एक महीने की महंगाई दर 79.6 अरब प्रतिशत तक पहुंच गई। जी हाँ, ये कोई गलती नहीं है। 79.6 अरब प्रतिशत सिर्फ एक महीने में। हालात इतने खराब हो गए कि चीजों की कीमतें लगभग हर 24 घंटे में दोगुनी हो रही थीं। एक दिन आप मध्यम वर्ग के हो सकते थे और अगले दिन आपकी बचत लगभग बेकार हो जाती थी। लोगों की तनख्वाह मिलते ही उसकी कीमत गिरने लगती थी। कई बार शाम तक ही उसका मूल्य काफी कम हो जाता था। जिन लोगों ने पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसे बचाए थे, उन्हें पता चला कि उनकी जमा पूंजी अब लगभग किसी काम की नहीं रही। दुकानदारों ने बढ़ती महंगाई के कारण कीमतें बढ़ाईं, तो सरकार ने उन्हें ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दुकानों से सामान ही गायब होने लगा। सुपरमार्केट की अलमारियां खाली रहने लगीं। लेकिन सरकार ने समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय और ज्यादा नोट छापना शुरू कर दिया। पहले 100 अरब डॉलर का नोट छापा गया, फिर 10 ट्रिलियन डॉलर का और आखिर में 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट भी छापा गया। यही नोट आज उस पूरी आर्थिक तबाही की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। उस समय इसकी कीमत इतनी कम हो गई थी कि कई लोग कहते थे ये जिस कागज पर छपा था उसकी कीमत भी इससे ज्यादा थी। आखिरकार 2009 में जिम्बाब्वे को अपनी ही मुद्रा छोड़नी पड़ी। जिम्बाब्वे डॉलर पूरी तरह खत्म हो गया। इसके बाद देश ने लेन देन के लिए अमेरिकी डॉलर और दक्षिण अफ्रीकी रैंड का इस्तेमाल शुरू किया। सिर्फ 8 साल में एक ऐसा देश जो कभी पूरे क्षेत्र को अनाज उपलब्ध कराता था, अपनी ही मुद्रा खो बैठा। लेकिन तबाही यहीं खत्म नहीं हुई। एक समय ऐसा आया जब देश में बेरोजगारी लगभग 94% तक पहुंच गई और ये भी पूरी तरह सही आंकड़ा है। 94%, यानी देश के ज्यादातर लोग बेरोजगार हो चुके थे। लाखों पढ़े लिखे और कुशल लोग देश छोड़कर विदेश चले गए। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और अकाउंटेंट जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। वे बेहतर नौकरी और सुरक्षित भविष्य की तलाश में दूसरे देशों में बस गए। इसका असर पूरे देश पर पड़ा। सरकारी दफ्तर कमजोर होने लगे, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई और शिक्षा व्यवस्था भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। इसी दौरान खेतों पर हुई हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण कई पश्चिमी देशों ने जिम्बाब्वे पर प्रतिबंध लगा दिए।
इसके बाद विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाओं से मिलने वाली आर्थिक मदद और कर्ज भी लगभग बंद हो गया। कई वर्षों तक जिम्बाब्वे ऐसी स्थिति में रहा जहां उसकी अर्थव्यवस्था ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और बाहर से पर्याप्त मदद भी नहीं मिल रही थी। इस संकट का असर पर्यावरण पर भी पड़ा। बड़े व्यावसायिक किसान अब नहीं रहे। छोटे तंबाकू किसान महंगा कोयला खरीद नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। धीरे धीरे जंगल कटने लगे। हर साल लगभग 2,62,000 हेक्टेयर जंगल खत्म होने लगे। इनमें से लगभग 15 से 20% लकड़ी सिर्फ तंबाकू की फसल तैयार करने में इस्तेमाल होती थी। जिस जमीन को न्याय के नाम पर वापस लिया गया था, वही जमीन अब धीरे धीरे अपने जंगल भी खो रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने अपनी नीतियों की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की। उन्होंने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को दोष दिया, अपने राजनीतिक विरोधियों को दोष दिया, लेकिन उन फैसलों को कभी जिम्मेदार नहीं माना जिनसे यह पूरा संकट शुरू हुआ था। फिर नवंबर 2017 में हालात एक नए मोड़ पर पहुंच गए। देश की सेना ने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका है। नवंबर 2017 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को सत्ता से हटा दिया गया। 93 साल की उम्र में लगभग 37 साल तक शासन करने के बाद उनका दौर खत्म हो गया। इसके बाद एमरसन मनांगाग्वा नए राष्ट्रपति बने, लेकिन उन्हें एक ऐसे देश की जिम्मेदारी मिली जो पहले से ही गहरे आर्थिक संकट में डूबा हुआ था। देश पर लगभग 21 अरब डॉलर का कर्ज था। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलना लगभग बंद हो चुका था। खेती का क्षेत्र अब भी पूरी तरह संभल नहीं पाया था और राजनीतिक हालात इतने मुश्किल थे कि कोई भी बड़ा सुधार करना आसान नहीं था। मनांगाग्वा समझते थे कि देश को बदलने के लिए सबसे पहले भरोसा वापस लाना होगा। उन्होंने दुनिया से कहा कि अब जिम्बाब्वे कारोबार के लिए खुला है, लेकिन एक सवाल बार बार उनके सामने आता रहा, जमीन का क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय कर्ज देने वाली संस्थाएं, अफ्रीकी विकास बैंक और कई पश्चिमी देश सभी यही पूछते थे कि जिन किसानों को हटाया गया था उनके मामले में सरकार क्या करेगी। 2020 में जिम्बाब्वे सरकार ने एक बड़ा समझौता किया। सरकार ने फैसला लिया कि लगभग 4,500 विस्थापित किसानों को 3.5 अरब